यूपी आरओ, एआरओ तथा यूपी पीसीएस के लिए आर्थिकी जो 2025 है उसको उसकी क्लास है और यह आर्थिकी 2025 की सेकंड क्लास है। इससे पहले आर्थिकी का जो फर्स्ट लेक्चर था उसमें मूलभूत जो आर्थिकी के जो संकेतक होते हैं वो हुई थी। आज हमारे आर्थिकी के अंतर्गत कृषि, खनिज, अवसंरचना, जनसंख्या, ये 4 टॉपिक है। इससे अलावा भी रहेगा क्योंकि इसके अलावा भी बहुत सारे टॉपिक आते हैं। इसमें कृषि, खनिज, अवसंरचना, जनसंख्या तथा अन्य टॉपिक हो। तो ये आर्थिकी की दूसरी क्लास है। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं किसी भी तरह की पीडीएफ। इसके बाद एक और क्लास आएगी आर्थिकी की जो भारत और उत्तर प्रदेश के बजट तथा आर्थिक समीक्षा पे होगी। आर्थिकी की पहली क्लास जो आर्थिक संकेतों के पे थी, दूसरी क्लास खनिज, कृषि और संरचना, जनसंख्या तथा अन्य चीज़ों पे है और तीसरी जो क्लास है वह अंतिम होगी जो भारत और उत्तर प्रदेश के बजट और आर्थिक समीक्षा पे होगी। इन सभी क्लासों की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी एक पहल चल रही थी MRT 300, जो उसको उससे लाभ उठाना चाहे वो उठा सकते हैं। इसमें हमने कंप्लीट जीएस 25 प्लस घंटों में कराई है और यहाँ से आपको 70 प्लस क्वेश्चन आने की संभावना है। इस 25 घंटे क्लास में पूरी कंप्लीट जीएस है। आप अगर इसको अच्छी तरह से देख लेंगे तो आपको यहाँ से 70 प्लस आराम से क्वेश्चन मिल जाएंगे। करंट हमने पहले ही करा दिया था। करंट के जो कुछ हिस्सा बचा है वो मुख्यतः मई और जून का बचा है, क्योंकि जुलाई में एग्जाम है तो जुलाई का तो नहीं आएगा, मई और जून का 2 महीने का बचा है। तो वो भी देखेंगे, कहीं से 2 महीने के करंट का और करा देंगे, समय लगा तब। ये केवल नहीं तो करंट हो चुका है। आर्थिकी रह रही थी वो ये आज कल पूरी हो जाएगी, यानी कि कल की जो एक क्लास बची है बजट वाली वो, और जीएस कंप्लीट हो चुकी है। यहाँ से अगर आप ये इतना पढ़ लोगे तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। MRT 300 से आपको 70 क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा। तो जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम चैनल से मिलेंगी। शुरू करते हैं। आर्थिकी में जो आते हैं खासकर आंकड़े आते हैं, और आंकड़े किस तरह से होते हैं कि खाद्यान्न उत्पादन में कौन प्रथम था, कितना प्रोडक्शन हुआ, पिछले वर्ष वृद्धि दर क्या थी कृषि की, इस वर्ष वृद्धि दर क्या है, सब्सिडी कितनी बजट में घोषणा की गई है, इस तरह से मंत्रालयों को किसको कितना पैसा मिला, इस तरह से। तो ये देखेंगे, ये खाद्यान्न उत्पादन है। इसमें चावल का जो खाद्यान्न उत्पादन है 2024-25 के लिए वह इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। यह है 2024-25 वर्ष है। तो इसमें खाद्यान्न का जो उत्पादन है चावल का वह हुआ है 1490 लाख टन और गेहूं का 1175 लाख टन। एक तो हमारे लिए चावल गेहूं इम्पोर्टेंट है, दूसरा हमारे लिए मोटे अनाज इम्पोर्टेंट है। ये हुए हैं 621 लाख टन। और इसके बाद हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्या, दलहन, टोटल दलहन। टोटल दलहन कितना हुआ है उत्पादन, 74 लाख टन का उत्पादन हुआ है दलहन का 2024-25 में। तो ये इतने इम्पोर्टेंट थे हमारे लिए। अब खाद्यान्न, टोटल खाद्यान्न कितना हुआ है, टोटल खाद्यान्न हमारे पास हुआ है, कुल खाद्यान्न ये हुआ है दलहन कुल खाद्यान्न 1680 लाख टन, ये टोटल खाद्यान्न है इसमें। अच्छा, ये खरीफ का और ये रबी का, इन दोनों को मिला के और अन्य, तो कुल खाद्यान्न इसमें नहीं दिया, नीचे दिया होगा कहीं पर। कुल खाद्यान्न हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। तिलहन का कितना उत्पादन हुआ, 426 लाख टन। गन्ने का हमारे लिए इम्पोर्टेंट है ज़्यादा। तो मुख्यतः हमारे लिए ये इम्पोर्टेंट थे। तो अगर हम कुल खाद्यान्न देखें यहाँ से, यहाँ पर ये आंकड़ा इसने गलत दिया है। कुल खाद्यान्न इसमें ये कम दे रखा, अच्छा हाँ, कुल खाद्यान्न 3549.49 लाख टन का खाद्यान्न उत्पादन हुआ 2024-25 के लिए। तो ये इम्पोर्टेंट था। अब आगे देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बनते हैं कि उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य कौन से हैं और उनका भारत में हिस्सा क्या है। तो ये देखते हैं, क्योंकि यहाँ से ये उत्पादन के आंकड़े हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं चावल। चावल यहाँ पर शीर्ष उत्पादक 3 राज्य हैं,
उत्पादन का टन यानी कि मिलियन टन में कितना, और भारत में कितना प्रतिशत योगदान दिया उस राज्य ने उस फसल यानी कि उस फसल ने और उस राज्य का। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उत्तर प्रदेश। एक तो पहला जो भी राज्य पहले स्थान पे वो होगा वो पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा, उत्तर प्रदेश का कहीं पर भी स्थान है उसका पूरा डाटा हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो पता होना चाहिए। तो चावल उत्पादन के शीर्ष 3 राज्य तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो उत्तर प्रदेश का कुल चावल उत्पादन में भारत में 11.60% का उत्पादन भारत अकेला वो उत्तर प्रदेश अकेला करता है। गेहूं उत्पादन में शीर्ष 3 राज्य उत्तर प्रदेश, पंजाब दूसरे पे, हाँ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश दूसरे पे, पंजाब तीसरे पे, और उत्तर प्रदेश पूरे भारत का 31.19% गेहूं का उत्पादन करता है। नेक्स्ट देखते हैं, अगर इन दोनों को मिला दिया जाए तो इसे भी पूछ सकता है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों मिलकर भारत का 50% गेहूं उत्पादन कर सकता है, इसे भी पूछ सकता है, क्योंकि क्वेश्चन के पूछने का तरीका निर्भर करता है एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन बनाता है। फिर मक्का, मक्का का उत्पादन देखते हैं। मक्का का शीर्ष उत्पादक राज्य कर्नाटक, फिर उसके बाद है बिहार, शीर्ष उत्पादक कर्नाटक, उसके बाद बिहार, तीसरे नंबर पर मध्य प्रदेश। और ज्वार उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पे, कर्नाटक द्वितीय स्थान पे, राजस्थान तीसरे स्थान पे। बाजरा उत्पादन में राजस्थान पहले स्थान पे, उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे और गुजरात तीसरे स्थान पे। और उत्तर प्रदेश पूरे भारत का 17.89% बाजरा उत्पादन करता है, और राजस्थान और उत्तर प्रदेश मिलकर दोनों 50% से अधिक बाजरा उत्पादन करते हैं भारत का। रागी, रागी में देखते हैं शीर्ष 3 राज्य। तो रागी के मामले में शीर्ष 3 राज्य जो हैं वे हैं कर्नाटक पहले स्थान पे, तमिलनाडु दूसरे स्थान पे, उत्तराखंड तीसरे स्थान पे। कुल खाद्यान्न के मामले में 3 राज्य सबसे ज़्यादा जो खाद्यान्न उत्पादन करते हैं भारत में। पहले नंबर पे उत्तर प्रदेश है, दूसरे पे मध्य प्रदेश है, तीसरे पे पंजाब है, और उत्तर प्रदेश भारत का 60% खाद्यान्न उत्पादन करता है, अकेले 60%। 60 से ये तो कुछ थोड़ा है अतिशोक्ति सी लगी। अच्छा इधर है यहाँ पर, हाँ ये जो प्रतिशत कितना है इसका, ये इधर ले वाला 18% वो करता है कितना, उत्तर प्रदेश। मोटे न्यूट्रिशन यानी कि मोटे अनाज में के मामले में राजस्थान पहले पे, कर्नाटक दूसरे पे है, और इधर हाँ कर्नाटक दूसरे पे है। फिर दलहन देखते हैं, दलहन की स्थिति क्या है भारत में। दलहन के मामले में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर, हाँ चने के मामले में मध्य प्रदेश यानी कि जो दलहन के अंतर्गत आते हैं चना, तूर, उड़द इस तरह से। तो चने के मामले में मध्य प्रदेश पहले पे, महाराष्ट्र दूसरे पे, राजस्थान तीसरे स्थान पर है। और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों मिलाकर भारत का आधे से ज़्यादा मतलब आधा चना उत्पादन करते हैं। अरहर के मामले में कर्नाटक पहले स्थान पे, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पे और उत्तर प्रदेश तीसरे स्थान पे। और यहाँ पर भी वही स्थिति है कि ये दोनों राज्य क्या है, दोनों मिलके ये 60% उत्पादन करते हैं, महाराष्ट्र कर्नाटक और उत्तर प्रदेश। और महाराष्ट्र कर्नाटक महाराष्ट्र यानी कि 60% दोनों ही उत्पादन करते हैं, 60 नहीं 65%। अगर इसमें उत्तर प्रदेश भी जोड़ दिया जाए तो 75% हो जाएगा तीनों का राज्यों का कुल अरहर, यानी कि भारत का 75% तीनों ही राज्य उत्पादन करते हैं। और उत्तर प्रदेश का प्रतिशत कितना है, 11.5%। उड़द उत्पादन में मध्य प्रदेश पहले स्थान पे, उत्तर प्रदेश दूसरे पे, आंध्र प्रदेश तीसरे पे, और उत्तर प्रदेश भारत का 21% उड़द का उत्पादन करता है। फिर यहाँ पर देखते हैं मूंग, ये प्रतिशत है इधर ये लास्ट का कोने में, और ये मिलियन क्या है, मिलियन टन में। तो मिलियन टन हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। मूंग जो दाल है उसके मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, बिहार मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, राजस्थान दूसरे पर, बिहार तीसरे स्थान पर। कुल दाल के मामले में मध्य प्रदेश पहले स्थान पर, महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर, राजस्थान तीसरे स्थान पर। और ये तीनों राज्य मिलके भारत का कितने प्रतिशत के लगभग, भारत का 50% से अधिक दालें उत्पादन करते हैं तीनों मिलके। तिलहन, तिलहन के अंतर्गत मूंगफली, रेसिप
रेपसीड सरसों, सोयाबीन, सूरजमुखी आते हैं। तो तिलहन की में देखते हैं मूंगफली। मूंगफली के मामले में गुजरात सबसे पहले पे है, दूसरे स्थान पे राजस्थान है और मध्य प्रदेश तीसरे स्थान पे। यानी कि लगभग आध आधे से कम कितना उत्पादन करता है, अकेले कौन उत्पादन करता है मूंगफली का? गुजरात राज्य 45%। सरसों के मामले में राजस्थान प्रथम पे, उत्तर प्रदेश दूसरे पे, मध्य प्रदेश तीसरे पे, और यहाँ पर उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों मिलके कितना करते हैं? आधे से अधिक भारत का उत्पादन यही करते हैं। और उत्तर प्रदेश का प्रतिशत कितना है? भारत का 14% सरसों उत्तर प्रदेश उत्पादन करता है। सोयाबीन के मामले में मध्य प्रदेश पहले पे, महाराष्ट्र दूसरे पे, राजस्थान तीसरे पे। कुल तिलहन के मामले में देख, अच्छा अभी सरसों रह सूरजमुखी रह, सूरजमुखी के मामले में कर्नाटक पहले स्थान पे, हरियाणा दूसरे पे, उड़ीसा तीसरे पे। कुल तिलहन के मामले में राजस्थान पहले स्थान पे, मध्य प्रदेश दूसरे पे और गुजरात तीसरे स्थान पे। नकदी फसलों के अंतर्गत देखते हैं तो ये भी पता करता है कि नकदी फसलों में कौन कौन आती है। तो नकदी फसलों में गन्ना, कपास, जूट यानी कि मेस्ता आती है ये। तो इनको देखते हैं नकदी फसल। तो गन्ने के उत्पादन में उत्तर प्रदेश भारत में प्रथम, महाराष्ट्र दूसरा, कर्नाटक तीसरा, और उत्तर प्रदेश में लगभग आधा गन्ना उत्पादन करता है भारत का। कपास में गुजरात प्रथम, महाराष्ट्र द्वितीय, तेलंगाना तृतीय, और जूट या मेस्ता में पश्चिम बंगाल प्रथम स्थान पे, बिहार दूसरे पे और असम तीसरे पे है। और पश्चिम बंगाल भारत का 80% अकेले ही जूट या मेस्ते का उत्पादन करता है। ये इम्पोर्टेंट होते हैं। फिर वैश्विक स्तर पर देखते हैं तो यहाँ पर हमारे लिए किसी भी, क्योंकि देखो अगर हम उत्तर प्रदेश की परीक्षा देख रहे हैं तो उत्तर प्रदेश जहाँ पर होगा वहाँ पर राज्यों के मामले में, अगर वैश्विक संदर्भ देख रहे हैं तो हमें भारत को खोजना, उसका स्थान कहाँ पर है, वो पहला और भारत, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। बाकी क्रम कभी कभी ये 3 तक पूछ लेता है, क्रम कभी कभी 4 तक ले जाता है, कभी कभी 5 तक भी ले जाता है, मगर ये यहाँ पर हम वैश्विक स्तर पर कृषि के उत्पादन देखते हैं देश शीर्ष कौन है। तो ये अनाज है सारे के सारे जो नीचे दिए हैं। चावल में लंबे समय से चीन चला रहा था, लेकिन इस 2023 में भारत पहले स्थान पर आ गया। तो हम कम से कम 3 तो देखेंगे, 3 नहीं 4 देखेंगे। भारत अगर जहाँ तक पीछे होगा तो वो भी देखेंगे। तो चावल के उत्पादन में भारत पहले स्थान पर विश्व में, चीन दूसरे पे, बांग्लादेश तीसरे पे और इंडोनेशिया चौथे पे। गेहूं के उत्पादन पे चीन प्रथम, भारत दूसरे, रूस तीसरे और अमेरिका चौथे स्थान पर है। तो भारत का स्थान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। मक्का के उत्पादन में अमेरिका प्रथम, चीन दूसरे पर, ब्राजील तीसरे पर, अर्जेंटीना चौथे स्थान पर। क्योंकि भारत इम्पोर्ट हमारे लिए इम्पोर्टेंट है तो भारत का स्थान कितने पर? 5वें पर मक्का के मामले में। जौ के उत्पादन में रूस प्रथम, ऑस्ट्रेलिया दूसरे पे, फ्रांस तीसरे पे और जर्मनी चौथे स्थान पे। फिर नीचे देखते हैं ज्वार के मामले में। ज्वार के मामले में अमेरिका प्रथम है, नाइजीरिया दूसरे पे, मैक्सिको तीसरे पे और ब्राजील चौथे स्थान पे। दाल के मामले में पूरे विश्व में भारत प्रथम उत्पादन में। और एक बात हो, दाल का सबसे बड़ा उत्पादक भी भारत ही है, उपभोक्ता भी भारत ही है और आयातक भी भारत ही है। तो दाल के मामले में भारत का प्रथम स्थान उत्पादन में, बांग्लादेश का दूसरा, पोलैंड का तीसरा और फ्रांस का चौथा। तिलहन के मामले में तो तिलहन में ये फसलें आती है जैसे मूंगफली का छिलका युक्त मूंगफली, सरसों के बीज, सोयाबीन, सूरजमुखी आदि। तो मूंगफली छिलका युक्त जो होती है उसमें चीन प्रथम, भारत दूसरा, नाइजीरिया तीसरा और यूएसए यानी कि अमेरिका चौथा। मस्टर्ड सीड यानी कि सरसों का जो होती है, नेपाल प्रथम, ये बड़ी बात है, रूस दूसरा, कनाडा तीसरा और मलेशिया चौथा। ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। सोयाबीन ब्राजील प्रथम, अमेरिका दूसरा, अर्जेंटीना तीसरा, चीन चौथा स्थान पर और भारत का 5वां स्थान है सोयाबीन के उत्पादन। सूरजमुखी के उत्पादन में रूस प्रथम, यूक्रेन दूसरा, रूस और यूक्रेन में युद्ध होने के बावजूद भी, अर्जेंटीना तीसरा और चीन चौथे स्थान पर है। फिर नकदी फसलों में देखते हैं, आपको पता है नकदी फसलों में क्या क्या है, गन्ना है, कपास है, जूट है, नारियल है, चाय है, काफी, तंबाकू और रबर। ये पूछता है कि नकदी फसलों में इनको कैश क्रॉप भी बोलते हैं, कौन कौन आते हैं, तो ये बता ही दिया। तो गन्ने के उत्पादन में विश्व में ब्राजील प्रथम स्थान पर, भारत का दूसरा स्थान है, इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, चीन तीसरे पर और थाईलैंड चौथे पर।
कपास के उत्पादन में भारत प्रथम, चीन दूसरा, अमेरिका तीसरा, ब्राजील चौथा। जूट के उत्पादन में बांग्लादेश प्रथम, भारत दूसरे स्थान पे, कंबोडिया तीसरे पे, उज्बेकिस्तान चौथे पर। नारियल के उत्पादन में इंडोनेशिया प्रथम स्थान पर, फिलीपींस दूसरे पर, भारत तीसरे स्थान पर इम्पोर्टेंट है और ब्राजील चौथे स्थान पर। चाय के उत्पादन में चीन प्रथम, भारत दूसरा, केन्या तीसरा, श्रीलंका चौथा। कॉफ़ी जो होती है, हरी कॉफ़ी के मामले में ब्राज़ील प्रथम, वियतनाम दूसरा, इंडोनेशिया तीसरा और कोलंबिया चौथा सबसे बड़ा उत्पादक देश है कॉफ़ी का। तंबाकू तंबाकू के मामले में चीन प्रथम, भारत दूसरा, ब्राज़ील तीसरा और इंडोनेशिया चौथा देश है, यानी कि इंडोनेशिया विश्व का चौथा सबसे बड़ा तंबाकू उत्पादक देश है। प्राकृतिक रबर के उत्पादन में थाईलैंड प्रथम, इंडोनेशिया दूसरा, कोटे डी आइवरा तीसरा और वियतनाम चौथा देश है। किसके उत्पादन में? प्राकृतिक रबर के। अब रबी की उपजों के न्यूनतम समर्थन मूल्य देखेंगे। एक्चुअली ये हमारे पास ना एक आगे, अच्छा यही है, बस यहीं पर देख लेंगे, ठीक है। रबी की जो फसलें होती हैं, आपको पहले पूछ लेगा कि रबी में कौन कौन सी फसलें आती है। तो रबी में गेहूं है, जौ है, चना है, मसूर है, सरसों है और कुसुम आते हैं। उस ऑप्शन में देगा कि कुसुम या तरबूज रबी की फसल है या नहीं, तो आपको ये फसल कौन कौन सी है रबी की। तो इनका रबी की फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य रुपये प्रति क्विंटल पर, तो कितनी वृद्धि हुई 2024-25 के लिए और निरपेक्ष कितनी वृद्धि हुई वो देखना है। तो एक तो हम सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें हुई, सबसे कम वृद्धि किसमें हुई वो देखेंगे। तो सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है इसमें सरसों के मामले में हुई है 300, और ये कितनी हो गई है सरसों के मामले में 5650 रुपये प्रति क्विंटल। और सबसे कम वृद्धि किसमें हुई थी 140 रुपये किसमें, कुसुम में, और ये हो गए 5800 रुपये क्विंटल। हम गेहूं का देख लेते हैं। गेहूं का जो एमएसपी है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, वो कितना है 2275 रुपये और 150 रुपये की इसमें निरपेक्ष वृद्धि हुई थी। अब हम खरीफ की फसल देखते हैं। खरीफ की फसलों में यानी कि यहाँ पर न्यूनतम समर्थन मूल्य दिया है रुपये प्रति कुंटल में। और खरीफ की फसलों के अंतर्गत धान सामान्य श्रेणी का धान, ए श्रेणी का ज्वार आता है, रागी, बाजरा, मक्का, तोर, मूंग, उड़द, मूंगफली, सूरजमुखी, सोयाबीन, तिल, राम तिल, कपास, ये सारी की सारी फसलें कौन सी हमारी खरीफ की है, तो इसलिए पूछता है। अच्छा, हाँ यहाँ पर एक चीज छूट गई थी। ये हमने 2024-25 का देखा, हमें 25-26 का देखना था। देखो यहाँ पर जो वृद्धि हुई है हमें देखनी है, सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है 300 किसमें, सरसों में 5950 रुपये, और सबसे कम वृद्धि किसमें हुई है, सबसे कम वृद्धि हुई है 100 जो वाले में 130 रुपये, और ये 1980 रुपये प्रति क्विंटल हो गया। जबकि गेहूं का कितना है, इसमें वृद्धि 150 है, 2425 रुपये प्रति क्विंटल है। इसी तरह से हम खरीफ फसलों में देखते हैं। खरीफ फसलों में हमें धान की दोनों श्रेणी का पता होना चाहिए। धान की दोनों श्रेणी में निरपेक्ष वृद्धि 69 इसमें भी हुई है, 69 इसमें, तो सेम रेट है इनका दोनों का 2369 रुपये। और फिर इधर देखते हैं, और सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें हुई, सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई है इसमें राम तिल में 820 रुपये की इसमें वृद्धि हुई है, और राम तिल का भाव कितना है 9537 रुपये क्विंटल प्रति क्विंटल। तो ये मुख्य चीज़ें देखी हमने। गन्ने का ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब हम एग्रीकल्चर के मामले में, निर्यात के मामले में कौन कौन सी मद एग्रीकल्चर में भारत निर्यात करता है उसके मामले में देखते हैं। हाँ, भारत के शीर्ष 4 कृषि और संबंध क्षेत्र के निर्यात की मदें कौन कौन सी है 2023 के लिए। तो प्रथम एग्रीकल्चर में जो हम निर्यात करते हैं सबसे ज़्यादा करते हैं अनाज का। कुल निर्यात में इसका कितना योगदान है 2.5%, फिर तीसरे समुद्री उत्पाद 1.7%, फिर तीसरे मसाला 1%, और चतुर्थ स्थान पे कृषि के मामले में फल, सब्जियां और दालें 0.6% निर्यात करते हैं। और फिर हम इन्हीं का आयात भी करते हैं कुछ मदों का एग्रीकल्चर में। सबसे ज़्यादा हम किसका, खाद्य तेल का 2.2% पहले स्थान पे है, फिर दालों का 0.6% और फिर काजू का 0.2%। ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब यहाँ पर हम देखते हैं कुछ राज्य फल उत्पादन के मामले में कौन प्रथम है, द्वितीय कौन है और तृतीय कौन है। तो फल उत्पादन के मामले में प्रथम स्थान पर है आंध्र प्रदेश, दूसरे स्थान पे महाराष्ट्र और तीसरे स्थान पे उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश 13.46 मीट्रिक टन फल का उत्पादन करता है। फलों
के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य। तो ये क्या था, शीर्ष फल उत्पादक राज्य 2023-24 के लिए। और फलों के शीर्ष 3 उत्पादक राज्य कौन से? आम में पहला स्थान उत्तर प्रदेश का। ये तो है कुल फलों में मामले में, और ये फिर अलग अलग इंडिविजुअल। आम में प्रथम स्थान उत्तर प्रदेश का, दूसरा आंध्र प्रदेश का, तीसरा बिहार का। आंवले में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे, उत्तर प्रदेश दूसरे पे, तमिलनाडु तीसरे पे। फिर केले के मामले में, केले में महाराष्ट्र राज्य प्रथम उत्पादक है भारत में, आंध्र प्रदेश दूसरा, तमिलनाडु तीसरा। अंगूर के उत्पादन में महाराष्ट्र प्रथम, कर्नाटक दूसरा, आंध्र प्रदेश तीसरा। लीची के मामले में बिहार प्रथम, पश्चिम बंगाल दूसरा, पंजाब तीसरा। अमरूद के मामले में मध्य प्रदेश प्रथम, उत्तर प्रदेश दूसरा, आंध्र प्रदेश तीसरा। अनानास के मामले में पश्चिम बंगाल प्रथम, असम दूसरा, त्रिपुरा तीसरा। नारियल के मामले में कर्नाटक प्रथम, तमिलनाडु दूसरा, केरल तीसरा। अनार के मामले में महाराष्ट्र प्रथम, गुजरात दूसरा, आंध्र प्रदेश तीसरा। अखरोट के मामले में जम्मू कश्मीर प्रथम, उत्तराखंड दूसरा, हिमाचल तीसरा। काजू के मामले में ये पूछा जाता है कई बार, महाराष्ट्र प्रथम, आंध्र प्रदेश दूसरा, उड़ीसा तीसरा। तो हमें 3 तो पता ही होना चाहिए। बादाम का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक जम्मू कश्मीर, दूसरे पर हिमाचल। पपीते का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात, फिर आंध्र प्रदेश, फिर महाराष्ट्र। सेब का जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड। खरबूजे का उत्तर प्रदेश प्रथम, दूसरे पर आंध्र प्रदेश, तीसरे पर मध्य प्रदेश। संतरे का मध्य प्रदेश प्रथम, महाराष्ट्र दूसरा, पंजाब तीसरा। मौसम्बी का आंध्र प्रदेश प्रथम, महाराष्ट्र दूसरा, तेलंगाना तीसरा। नींबू का आंध्र प्रदेश प्रथम उत्पादक है, गुजरात दूसरा, मध्य प्रदेश तीसरा। तरबूज का उत्तर प्रदेश प्रथम, आंध्र प्रदेश दूसरा, तमिलनाडु तीसरा। सुपारी का ये पूछा गया है कई बार, सुपारी कर्नाटक प्रथम उत्पादक है भारत में, केरल दूसरा और असम तीसरा उत्पादक है भारत में। ये हमने कुछ। कोकोआ का आंध्र प्रदेश प्रथम, केरल दूसरा और कर्नाटक तीसरा। अब फलों के मामले में शीर्ष फल उत्पादक पूरे विश्व में, तो उनको भी देखते हैं कौन कौन से हैं। जैसे आम यानी कि मैंगो के मामले में विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक भारत है, दूसरे नंबर पर इंडोनेशिया, चीन तीसरे में, मैक्सिको चौथे पे। केले के उत्पादन में भारत प्रथम, चीन दूसरा, इंडोनेशिया तीसरा और नाइजीरिया चौथा। अंगूर के मामले में चीन प्रथम, इटली दूसरा, फ्रांस तीसरा, यूएसए चौथा है। अमरूद के मामले में विश्व में अमरूद का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? भारत है, दूसरे पे इंडोनेशिया है, तीसरे पे चीन है और मैक्सिको चौथे पे। काजू के मामले में कोट डी आइवर है, भारत दूसरे पे, वियतनाम तीसरे पे, बेनिन चौथे पे। बादाम के मामले में अमेरिका प्रथम स्थान पर है, स्पेन दूसरे पे, ऑस्ट्रेलिया तीसरे पे, तुर्की चौथे पे। पपीते के मामले में भारत का स्थान प्रथम है उत्पादन में, डोमिनिक रिपब्लिक का दूसरा, इंडोनेशिया का तीसरा, मैक्सिको चौथा। सेब का सबसे बड़ा उत्पादक दुनिया में चीन है, उसके बाद अमेरिका, फिर तुर्की है, फिर पोलैंड और भारत का स्थान 5वां है। तरबूज के मामले में प्रथम स्थान पर चीन है, प्रथम स्थान पे चीन है, दूसरे स्थान पे भारत है, तीसरे स्थान पे तुर्की है, चौथे स्थान पे अल्जीरिया। अनानास विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? इंडोनेशिया, फिर फिलीपींस, फिर कोस्टारिका और ब्राजील। अखरोट के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, फिर अमेरिका है, दूसरे पर ईरान है, फिर तुर्की है। संतरे के मामले में ये कई बार पूछा जा चुका है, विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक संतरे में ब्राजील है, फिर चीन है, मैक्सिको है, भारत चौथे स्थान पे। तो ये कुछ वैश्विक स्तर पर हमने फल उत्पादक देश देखे। अब सब्जी के मामले में राज्य देखते हैं कि कौन प्रथम है। तो सब्जी के मामले में राज्य में पूरे भारत में सबसे बड़ा उत्पादक सब्जी में उत्तर प्रदेश है, फिर पश्चिम बंगाल है, फिर तीसरे स्थान पे मध्य प्रदेश है। और उत्तर प्रदेश 34 मीट्रिक टन सब्जी का उत्पादन करता है 2023-24 के आंकड़े। आगे देखते हैं। अब हम वैश्विक राज्यों के स्तर पर सब्जी के 6 उत्पादक राज्य देखते हैं। ये हमारी सब्जियां हैं। तो फूल गोभी सबसे बड़ा उत्पादक पश्चिम बंगाल, फिर मध्य प्रदेश, फिर बिहार। अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर कर्नाटक। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात। टमाटर का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक। लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश। तो यानी कि जहां उत्तर प्रदेश आलू के मामले में भारत में प्रथम सबसे बड़ा उत्पादक है, वहीं लहसुन के मामले में उत्तर प्रदेश का स्थान उत्पादन की दृष्टि से तीसरा है। आगे देखते हैं। सब्जियों के शीर्ष उत्पादक देश देखते हैं। अभी हम राज्य देखें, अब देश देखेंगे। तो यहाँ पर देखते हैं। अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक है भारत, फिर नाइजीरिया, फिर चीन। प्याज का सबसे बड़ा उत्पादक भारत, फिर चीन, फिर मिस्र। टमाटर का सबसे बड़ा उत्पादक चीन, भारत, तुर्की।
लहसुन का सबसे बड़ा उत्पादक चीन, भारत, बांग्लादेश। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक चीन, भारत और यूक्रेन। तो ये हमें आंकड़े पता होने चाहिए, खासकर प्रथम और भारत का स्थान तो जरूर पता होना चाहिए। शीर्ष फूल उत्पादक, निर्यातक और आयातक देश कौन कौन से? तो ये 2023 के आंकड़े हैं, उन्हीं को देख रहे हैं। तो विश्व में सबसे बड़ा जो फूल ये उत्पादक है, ये विश्व में सबसे ज़्यादा फूल निर्यात करने वाला देश और सबसे ज़्यादा आयात करने वाला है। तो हम पहला देखेंगे, विश्व का सबसे बड़ा फूल उत्पादक देश है नीदरलैंड, यही विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक है। और सबसे बड़ा आयातक कौन है? यूएसए। फिर भी अगर देख लेते हैं तो 3 शीर्ष उत्पादक नीदरलैंड, कोलंबिया, इक्वाडोर। 3 शीर्ष निर्यातक नीदरलैंड, कोलंबिया, इक्वाडोर सेम स्थान है। और आयातक यूएसए, जर्मनी और नीदरलैंड। क्योंकि देखो फूल का सबसे ज़्यादा कहाँ से चलन है? यानी कि विदेशों में फूल, खासकर यूरोपीय कंट्री उत्पादक है और यही निर्यातक और आयातक है। इसमें देखो एशिया का कोई नहीं, बस ये कोलंबिया, इक्वाडोर, दक्षिण अमेरिका के 2 देश हैं। शीर्ष मसाला उत्पादक राज्य, तो भारत में सबसे बड़े मसाला उत्पादक राज्य कौन कौन से हैं? काली मिर्च का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में कर्नाटक, फिर केरल, फिर आम, असम। छोटी इलायची का ये पूछता है कई बार, केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक। हल्दी का सबसे बड़ा उत्पादक महाराष्ट्र, तमिलनाडु, तेलंगाना। जीरे का सबसे बड़ा उत्पादक गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। लौंग का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। आपको इसमें पहला तो जरूर ही पता होना चाहिए। और लौंग का तमिलनाडु, कर्नाटक और केरल। अदरक का मध्य प्रदेश, उड़ीसा और कर्नाटक। धनिये का मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। ये अब हम शीर्ष मसाला निर्यातक और आयातक देश देखते हैं। तो मसाले का सबसे बड़ा मूल्य की दृष्टि से और यहाँ भी आयातक मूल्य की दृष्टि से, तो विश्व का सबसे बड़ा जो मसाला का निर्यातक है वह भारत है। उसके बाद तुर्की है, फिर स्पेन है, फिर नीदरलैंड है। विश्व में सबसे ज़्यादा जो मसाले का आयात करता है मूल्य की दृष्टि से वह अमेरिका है, सऊदी अरब है, जर्मनी और नीदरलैंड है। भारत में विभिन्न प्रकार के जो रेशम हैं उनके उत्पादक कौन कौन है? तो विभिन्न प्रकार और उनके प्रथम स्थान है, यानी कि शीर्ष पे कौन 2023-24 में? भारत में तसर रेशम के उत्पादन में झारखंड का स्थान प्रथम है। और पूरे भारत का कितना तसर रेशम उत्पादन करता है झारखंड? 71%। ईरी रेशम के उत्पादन में भारत में असम का प्रथम स्थान है और असम और बोडोलैंड मिलकर 96% उगाते हैं, उत्पादन करते हैं। मूंगा रेशम के फिर असम और बोडोलैंड ये 80% का अकेले उत्पादन करते हैं। शहतूत रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक कर्नाटक है, 41% भारत का यही उत्पादित करता है शहतूत रेशम। फिर आगे देखते हैं, अब हम शीर्ष खनिज, अभी तक हमने एग्रीकल्चर के वे देखे, अब हम खनिज के देखते हैं क्योंकि खनिज इम्पोर्टेंट हैं और ये अप्रैल 2020 तक के आंकड़े यही पूछे जाएंगे क्योंकि इसके बाद कोई आए नहीं। ये शीर्ष उत्पादक देश, अच्छा ये इधर भंडारक, तो ऐसे देखेंगे साथ के साथ उत्पादक और भंडारक। जैसे हेमेटाइट खनिज का शीर्ष भंडारक, अच्छा यहाँ भी भंडारक, यहाँ भी भंडारक। हेमेटाइट जो खनिज है उसका शीर्ष भंडारक, सबसे बड़ा भंडार किसमें है? उड़ीसा में। और दूसरा भंडार झारखंड में। और किसका है? छत्तीसगढ़ में। मैग्नेटाइट इसका सबसे बड़ा भंडार किसका है? कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश, फिर राजस्थान। तांबे का सबसे बड़ा भंडार किसमें? राजस्थान में, मध्य प्रदेश में, झारखंड में। क्रोमाइट का सबसे बड़ा भंडार उड़ीसा, मणिपुर और नागालैंड में। मैग्नीज इसका सबसे बड़ा भंडार किसके पास है? उड़ीसा के, कर्नाटक के और मध्य प्रदेश के। बाक्साइट का सबसे बड़ा भंडार किसके पास है? उड़ीसा के, फिर दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, फिर आंध्र प्रदेश। सोने का सबसे बड़ा भंडार भारत में किसके पास है? कर्नाटक, दूसरे नंबर पर राजस्थान, तीसरे पे आंध्र प्रदेश। लेड या शीशे का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान के पास, फिर आंध्र प्रदेश, फिर गुजरात। जस्ते का सबसे बड़ा भंडार किसके पास है? राजस्थान, महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश। और कोयले का सबसे बड़ा भंडार किसके पास है? उड़ीसा, दूसरे नंबर पर झारखंड और छत्तीसगढ़। ये तीनों हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हीरे का सबसे बड़ा भंडार किसके पास है? मध्य प्रदेश में, फिर आंध्र प्रदेश में, फिर छत्तीसगढ़ में। अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार किसके पास है? आंध्र प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा। जिप्सम का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान, जम्मू कश्मीर, तमिलनाडु। लिग्नाइट कोयले का सबसे बड़ा भंडार तमिलनाडु पहले स्थान पे, राजस्थान दूसरे पे, गुजरात तीसरे पे। कच्चे तेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कच्चा तेल का सबसे बड़ा भंडार किसके पास है? असम के पास है, फिर दूसरे नंबर पर गुजरात, फिर राजस्थान। प्राकृतिक गैस, असम सबसे पहले पे, राजस्थान दूसरे पे और आंध्र प्रदेश तीसरे पे। एस्बेस्टस के मामले में सबसे बड़ा भंडार किसके पास है?
एस्बेस्टस का सबसे बड़ा भंडार राजस्थान, फिर कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश। चांदी सबसे बड़ा भंडार किसके पास है? राजस्थान, कर्नाटक, झारखंड। कोबाल्ट का सबसे बड़ा भंडार उड़ीसा, झारखंड और नागालैंड। बैराइट का सबसे बड़ा भंडार आंध्र प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना। निकिल का सबसे बड़ा भंडार उड़ीसा, झारखंड और नागालैंड। एपेटाइट का सबसे बड़ा भंडार पश्चिम बंगाल, झारखंड और मेघालय। तो ये हमने विभिन्न अयस्कों के भंडार देखे। अब हम विभिन्न अयस्कों के जो अयस्क होते हैं उनके उत्पादक देखते हैं कि कौन कौन उत्पादक है। जैसे लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक है उड़ीसा भारत में, दूसरे नंबर पर छत्तीसगढ़, तीसरे नंबर पर कर्नाटक। मैग्नीज अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर उड़ीसा। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक है असम, फिर राजस्थान, फिर त्रिपुरा। सोने का सबसे बड़ा उत्पादक है कर्नाटक। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? उड़ीसा है, फिर गुजरात है, फिर झारखंड है। चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान, फिर कर्नाटक। अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान। तांबे का सबसे बड़ा उत्पादक है मध्य प्रदेश, राजस्थान दूसरे स्थान पे, झारखंड तीसरे पे। ग्रेफाइट का सबसे बड़ा उत्पादक तमिलनाडु, उड़ीसा, झारखंड। और क्वार्ट्ज का सबसे बड़ा उत्पादक है राजस्थान, दूसरे नंबर पर उड़ीसा। फिर आगे देखते हैं जिप्सम का भारत में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? राजस्थान, दूसरे नंबर पर गुजरात। कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में कौन है? उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड। लिग्नाइट कोयला सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? तमिलनाडु, दूसरे नंबर पर गुजरात, तीसरे नंबर पर राजस्थान। लाइम स्टोन का सबसे बड़ा भंडार किसके पास उत्पादन कौन करता है भारत में? राजस्थान, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे मध्य प्रदेश। मैग्नेटाइज इसका सबसे बड़ा उत्पादक कौन है भारत में? तमिलनाडु, दूसरे पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे कर्नाटक। और फेल्सपार का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? राजस्थान। तो ये उत्पादन की दृष्टि से हमने विभिन्न अयस्क देखे। अभी और रह रहे हैं कच्चे तेल इंपोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आने की संभावना है। राजस्थान सबसे बड़ा उत्पादक, दूसरा गुजरात, तीसरे पे असम। क्रोमाइट के मामले में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? उड़ीसा। डोलोमाइट का सबसे बड़ा उत्पादक उड़ीसा और दूसरे नंबर पर राजस्थान। हीरे का सबसे बड़ा उत्पादक भारत में मध्य प्रदेश है। सीसा और जिंक अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान है। फायर क्ले का सबसे बड़ा उत्पादक आंध्र प्रदेश और कैडमियम का सबसे बड़ा उत्पादक राजस्थान है। तो ये महत्वपूर्ण हमारे क्या थे? खनिज देखे। अब और देखते, अच्छा ये देश है। अब हम अभी तक तो हमने राज्य देखे भारत के अंदर। अब हम वैश्विक स्तर पर विभिन्न खनिजों के जो भंडार हैं उनको देखते हैं, देशों को कौन कौन से देश कहाँ कहाँ पर है वो देखते हैं। तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार है गिनी के पास, दूसरे नंबर पर वियतनाम है। गिनी, दूसरे नंबर पर कौन है? वियतनाम। हाँ, तो बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार गिनी पर है, फिर दूसरे नंबर पर वियतनाम है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। कैडमियम का सबसे बड़ा भंडार चीन के पास, दूसरे पर पेरू, तीसरे पर मैक्सिको। ये इंपॉर्टेंट है, प्राकृतिक गैस पूछता है। विश्व का सबसे बड़ा गैस भंडार किसके पास है? रूस के पास, फिर ईरान के, फिर कतर के। जो अभी ईरान और इजराइल युद्ध हुआ तो उसमें पता था कि गैस और तेल के भाव बढ़ सकते हैं क्योंकि भंडार सबसे ज़्यादा उत्पादन भी यही करते हैं। चांदी का सबसे बड़ा भंडार किसके पास है? पेरू के, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर रूस। फिर कोयला सबसे बड़ा भंडार किसके पास है विश्व में? अमेरिका के, दूसरे पर रूस है, तीसरे पर ऑस्ट्रेलिया। लेड का सबसे बड़ा भंडार विश्व में ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन, फिर पेरू के पास है। फिर अन्य खनिज देखते हैं। विश्व में तांबे का सबसे बड़ा भंडार किसके पास है? चिली के, दूसरे स्थान पे पेरू है, तीसरे स्थान पे ऑस्ट्रेलिया। हीरे का विश्व का सबसे बड़ा भंडार रूस, बोत्सवाना और कांगो। सोने का सबसे बड़ा भंडार ऑस्ट्रेलिया, फिर रूस, फिर दक्षिण अफ्रीका। जिंक का सबसे बड़ा भंडार विश्व में ऑस्ट्रेलिया के पास, फिर चीन के पास, फिर रूस के। मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार और दक्षिणी अफ्रीका, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर चीन। प्लेटिनम का सबसे बड़ा भंडार दक्षिणी अफ्रीका, रूस और जिम्बाब्वे। देखो दक्षिणी अफ्रीका प्लेटिनियम और मैग्नीज के भंडार की दृष्टि से विश्व में पहला स्थान है दोनों की। लौह अयस्क का इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। लौह अयस्क का विश्व में सबसे बड़ा भंडार ऑस्ट्रेलिया, फिर ब्राजील, फिर भारत, सॉरी रूस। अभ्रक का सबसे बड़ा भंडार है भारत के पास, दूसरे नंबर पर चीन है। कच्चे तेल, ये इंपॉर्टेंट है, पूछते हैं। कच्चे तेल का सबसे बड़ा भंडार है वेनेजुला देश के पास, फिर सऊदी अरब के पास, फिर कनाडा के पास। बायराइट का सबसे बड़ा भंडार चीन, कजाकिस्तान, भारत तीसरे स्थान पे इंपॉर्टेंट है भंडार की दृष्टि से बायराइट में। कोबाल्ट का सबसे बड़ा भंडार कांगो, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर इंडोनेशिया या क्यूबा। टंगस्टन का सबसे बड़ा भंडार चीन, रूस और वियतनाम। तो ये महत्वपूर्ण जो खनिज थे उनके हमने भंडार देखे। फिर और देखते हैं। क्रोमाइट का सबसे बड़ा भंडार क्रोमियम का यानी कि कजाकिस्तान, दक्षिण अफ्रीका, तीसरे नंबर पर भारत। निकिल का सबसे बड़ा भंडार इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। ग्रेफाइट का सबसे बड़ा भंडार तुर्की, ब्राजील और चीन के पास है। विश्व में अब जो खनिज है कुछ उनका सबसे बड़े उत्पादक देश देखते हैं। तो यहाँ पर ये देश है और ये खनिज है।
तो एल्यूमिना एक खनिज है। एल्यूमिना का सबसे बड़ा उत्पादक है विश्व में चीन। कौन है? चीन है। ऑस्ट्रेलिया दूसरे स्थान पर, ब्राजील तीसरे पर, भारत इंपोर्टेंट है चौथे स्थान पर। बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? गिनी, फिर ऑस्ट्रेलिया दूसरा, चीन तीसरा। प्लेटिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक दक्षिण अफ्रीका। देखो प्लेटिनियम का भंडारण भी दक्षिण अफ्रीका के पास था और उत्पादन भी यही कर रहा है। रूस दूसरे पे, जिम्बाब्वे तीसरे पे। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक मैक्सिको, फिर चीन, फिर पेरू। ये हम सभी के सभी क्या देख रहे हैं? उत्पादन देख रहे हैं। बैरेट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चीन, दूसरे नंबर पे भारत है, तीसरे पे मैक्सिको। कैडेमियम का सबसे बड़ा उत्पादक चीन, कोरिया गणराज्य, फिर जापान। पेट्रोलियम क्रूड का यानी कि कच्चे तेल का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? अमेरिका, फिर सऊदी अरब और रूस। इंपोर्टेंट है, पूछता है। प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका, रूस, चीन, ईरान। इंपोर्टेंट है, पूछते हैं। अब हम और कुछ महत्वपूर्ण जो खनिज रह गए थे उनको देखते हैं। ये खनिज के, हाँ, सीमेंट सबसे बड़ा उत्पादक विश्व में चीन है, दूसरे नंबर पर भारत, तीसरे नंबर पर वियतनाम। कोयला या लिग्नाइट का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? चीन, दूसरे नंबर पर अमेरिका, तीसरे नंबर पर भारत, चौथे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। इंपोर्टेंट है, पूछता है। मैग्नीज एस, देखो प्लेटिनम और मैग्नीज का भंडार दोनों में दक्षिण अफ्रीका प्रथम स्थान पे, उत्पादन में भी है प्रथम स्थान पे। तो मैग्नीज एस का उत्पादन सबसे ज्यादा दक्षिण अफ्रीका, फिर गैबन, ऑस्ट्रेलिया। जिंक का सबसे बड़ा उत्पादक चीन, पेरू, ऑस्ट्रेलिया। फिर इंपोर्टेंट है लेड। तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक चिली है, पेरू है और यूएसए है। जबकि लेड का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, ऑस्ट्रेलिया है, अमेरिका है। हीरे का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक कौन है? रूस है, फिर बोत्सवाना, फिर कनाडा है। एस्बेस्टस का सबसे बड़ा उत्पादक रूस है, कजाकिस्तान है और ब्राजील है। तो ये कुछ हमने उत्पादन देखे और रह गए। सोने का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक सोने का कौन है? चीन है, फिर रूस है, फिर ऑस्ट्रेलिया है। ये इंपोर्टेंट है। लोहे का सबसे बड़ा उत्पादक कौन है विश्व में? ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, चीन और भारत का स्थान चौथे नंबर पर। एल्यूमिनियम के मामले में विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक अमेरिका, चीन है, फिर ये है यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात, इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। और फिर रूस और भारत का स्थान चौथे पर है। फेल्सपार के उत्पादन में टर्की प्रथम, भारत दूसरे, ईरान तीसरे पे। अभ्रक के मामले में चीन सबसे बड़ा उत्पादक है और मेडागास्कर दूसरे स्थान पर, अमेरिका तीसरे स्थान पर। टीन विश्व में सबसे बड़ा टीन का उत्पादक चीन, इंडोनेशिया, म्यांमार। अब हम महत्वपूर्ण उद्योग देखते हैं, जैसे कोर उद्योग। कोर उद्योग कौन से होते हैं? कोर उद्योगों की संख्या, एक तो संख्या पूछता है। ये आधारभूत उद्योग होते हैं, किसी भी अर्थव्यवस्था के विकास में इनका महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो भारत में कोर उद्योगों की संख्या 8 है। एक तो ये संख्या पूछता है कितनी। इस उद्योग इसमें कौन कौन से शामिल है? तो इसमें कोयला है, कच्चा तेल है, प्राकृतिक गैस है। ये जो तीनों हैं ये अभी तक ऊर्जा उत्पादन के हैं, यानी कि कोयला भी, कोयले से भी, कच्चे तेल से भी, प्राकृतिक गैस से भी ऊर्जा का उत्पादन होता है। और रिफाइंड उत्पाद है, उर्वरक है, इस्पात है, सीमेंट है और विद्युत है। ये 8 क्षेत्र है जिनको कोर उद्योग कहते हैं। बस ये इतना पता होना चाहिए। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश, तीसरे नंबर पर महाराष्ट्र और चौथे नंबर पर उत्तर प्रदेश का स्थान आता है। विश्व भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है। वर्तमान में सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में लद्दाख है और सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। अब हम जनसंख्या 2011 देखेंगे, जिसमें भारत के सबसे बड़े राज्य जनसंख्या की दृष्टि से ये सारे देखेंगे, क्योंकि जनसंख्या से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश, जबकि सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से सिक्किम। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जनसंख्या में दिल्ली, सबसे छोटा लक्षद्वीप। और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। अब हम, क्योंकि हमने जनसंख्या देख ली थी, भारत की भी देख ली और यूपी की भी देख ली, लेकिन हमने अभी तक शहरी जनसंख्या ना विश्व की देखी ना भारत की देखी, तो उसी को देखने का प्रयास करेंगे। तो ये जनसंख्या के फाइनल डाट आंकड़े हैं। तो यहाँ पर देखो, भारत की जो जनसंख्या है एक 121 करोड़ थी 2011 में, और इसमें कितने की वृद्धि हुई? 18 करोड़ की इसमें वृद्धि हुई लगभग। इसमें पुरुष कितने थे? पुरुषों की संख्या 51.47%, महिलाओं की संख्या 48.53%। यानी कि लिंगानुपात कितना गड़बड़ा रहा है देखो भी। यहाँ पर 0 से 6 आयु की संख्या थी कितनी पूरे, यानी कि 13% थे भारत की आबादी के। नगरीय प्रतिशत कितना था? यानी कि जो हमारी जनसंख्या है उसमें से 31 दशमलव
1% लोग नगरों में रहते हैं। नगरी 10 की वृद्धि कितनी हुई? 10 की वृद्धि हुई 17.7%। वार्षिक वृद्धि कितनी हुई? 1.64%। पूछता है लिंगानुपात कितना था? 943। साक्षरता दर कितनी थी? 73%। पुरुषों की साक्षरता दर ज़्यादा थी 80.89%। महिलाओं की साक्षरता 64.60%। और जनसंख्या घनत्व था 382। इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। अब यहाँ पर देखते हैं जनसंख्या की दृष्टि से राज्य और इनका घटता क्रम है। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर बिहार, फिर पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वह 19 करोड़ लगभग 20 करोड़ थी और यह कितने प्रतिशत है? 16.51% है भारत की कुल जनसंख्या का। जनसंख्या की दृष्टि से केंद्र शासित प्रदेश तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या दिल्ली की, फिर पुडुचेरी की, फिर चंडीगढ़, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। लिंगा अनुपात के मामले में शीर्ष लिंगानुपात केरल का है, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु का, फिर आंध्र प्रदेश का, यानी कि जो आंध्र प्रदेश का विभाजन नहीं होता, फिर छत्तीसगढ़ का। सबसे कम लिंगानुपात हरियाणा का, जम्मू कश्मीर का भी उस समय विभाजन नहीं हुआ था, सिक्किम का और पंजाब का। और सर्वाधिक केंद्र शासित प्रदेश लिंगानुपात किसका है? पुडुचेरी का। सबसे कम केंद्र शासित प्रदेश में लिंगानुपात किसका है? दमन द्वीप का। और सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किसका है? अरुणाचल प्रदेश का, 972। यहाँ पर और देखते हैं जनघनत्व। भारत में जनघनत्व सबसे अधिक किसका है? बिहार का, 1106 है इसका जनघनत्व। फिर दूसरे नंबर पर पश्चिम बंगाल, तीसरे पे केरल और उत्तर प्रदेश का स्थान 829 के मामले में चौथा है। सबसे कम जनघनत्व राज्यों में अरुणाचल प्रदेश का 17 है, फिर मिजोरम का, फिर सिक्किम का, फिर नागालैंड का। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व दिल्ली का और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। साक्षरता की दृष्टि से सबसे ज़्यादा साक्षरता किसमें? केरल में 94%, दूसरे पे मिजोरम, फिर गोवा, फिर त्रिपुरा। और राज्यों में सबसे कम साक्षरता दर बिहार की 61%, फिर अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, झारखंड। केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे साक्षर लक्षद्वीप है और सबसे कम साक्षर दादर और नागर हवेली है। अब नगरीकरण के जो महत्वपूर्ण आंकड़े हैं उनको हमें देखना है कि नगरीकरण की क्या स्थिति है। यहाँ से देखते हैं तो ये हमारे वैधानिक जो नगर है, वैधानिक नगर हमारे 441 है। जनगणना नगर 3894 है। कुल जो नगर है 7935 है और नगरीय जो संकुल है 475 है। कितने? 475। और जो पर शाखा है 981। तो अब ये यहाँ से शुरू होता है शीर्ष जनसंख्या प्रतिशत, यानी कि नगरीकरण के मामले में सबसे प्रथम की भारत में सबसे अधिक नगरीकृत कौन राज्य है? गोवा है, यानी कि गोवा की 62% आबादी नगरों में रहती है। फिर मिजोरम दूसरे स्थान पे, तमिलनाडु तीसरे स्थान पे, केरल चौथे स्थान पे। ये नगरीकरण का प्रतिशत है किसी भी राज्य में। फिर 4 शीर्ष, यानी कि अभी तक तो शहर राज्य देखिए, अब हम देखेंगे सिटी। भारत में सबसे ज़्यादा नगरीकृत शहर है दिल्ली, फिर चंडीगढ़, फिर लक्षद्वीप, फिर दमन और दीव। महाद्वीपों में सबसे अधिक नगरीकरण कौन है? यूरोप है, इसकी 86% आबादी, 76% आबादी नगरों में रहती है। अगर लैटिन अमेरिका और कैरेबियन को दोनों को मिला जाए तो इसकी 82% आबादी नगरों में रहती है। जबकि एशिया में नगरीकरण कितना है? 54% और 68% ओशनिया में है। और दक्षिणी एशिया में कितना है? दक्षिणी एशिया का भी देखते हैं नगरीकरण कितना है। दक्षिणी एशिया इसने नहीं दिया, ठीक है, ये हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं। फिर विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या नगरों में किस में रहती है? सबसे अधिक नगरीकृत जो जनसंख्या वाले नगर हैं उनको देखना है। 40 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरीय संकुल कौन कौन से हैं? एक तो वृहत मुंबई है, फिर दिल्ली है, दूसरे स्थान पे फिर कोलकाता, फिर चेन्नई। तो 4 याद रखने, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, यानी कि 40 लाख से अधिक जनसंख्या मामले में नगरीय संकुल की बात कर रहा है। फिर वैश्विक स्तर पर देखते हैं विश्व में सर्वाधिक नगरीकृत सिटी कौन कौन सी है? तो सबसे अधिक नगरीकृत है विश्व का सबसे टोक्यो
दूसरे नंबर पर दिल्ली, तीसरे नंबर पर संघाई, चौथे नंबर पर साओ पोलो ब्राजील का है। तो ये इम्पोर्टेंट है। फिर देखते हैं विश्व के 5 सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाले देश। तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या ग्रामीण किसमें रहती है? भारत में। फिर चीन, पाकिस्तान, इंडोनेशिया और फिर बांग्लादेश। सार्क देशों में सर्वाधिक नागरिकता कौन है? सार्क देशों में सर्वाधिक नागरिक यानी कि नागरिकन का प्रतिशत दिया है सार्क देशों में। तो आपको पता है सार्क में 8 देश है। तो यहाँ पर देखेंगे सार्क देशों में सर्वाधिक नागरिकता कौन है? ये है 45.6% है। भूटान सर्वाधिक नागरिकता है यानी कि सार्क देशों में। भारत का स्थान कितना था? 37.4%। और पहले नंबर पे भूटान है, दूसरे नंबर पे कौन नागरिकता है? ये है मालदीव, और तीसरे नंबर पर बांग्लादेश। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब ब्रिक्स देशों में नागरिकन जनसंख्या यानी कि भारत जो ब्रिक्स के देश है उसमें नगरीय जनसंख्या पूछ रहा है। तो क्योंकि भारत में 34.9% जनसंख्या नगरों में निवास करती है 2020 के अनुसार। और ब्रिक्स देशों में सर्वाधिक नागरिक कौन है? ब्राजील है, उसकी 87% जनसंख्या नगरों में निवास करती है। और दूसरे नंबर पर कौन है? दूसरे नंबर पर है रूस। और तीसरे नंबर पर कौन है? तीसरे और चौथे नंबर पर, तीसरे नंबर पर हमारा कौन है? दक्षिणी अफ्रीका। और चौथे नंबर पर चीन है, और पांचवें नंबर पर भारत। ये ब्रिक्स देशों में नगरीय प्रतिशत है। अब आरबीआई ने रेपो दर घोषित की है 6 जून 2025 को। तो उसको देख लेते हैं। रेपो दर है 5.5%, बैंक दर है 5.75%, सीमांत अस्थायी सुविधा यानी कि एमएसएफ है 5.75%, अस्थायी जमा सुविधा दर 5.25%, सांविधिक तरलता अनुपात यानी कि एसएलआर है 18%, और नगद आरक्षित अनुपात सीआरआर ये है 3%। ये 6 जून 2025 की है। तो इसमें से आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिलेगा इस स्लाइड से। अब हम दुनिया में और देखते क्या, दुनिया की जो अर्थव्यवस्था है उनका जो आकार है उसके अनुसार। तो विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ट्रिलियन डॉलर के अनुसार। तो विश्व की सबसे बड़ी जो अर्थव्यवस्था है अमेरिका है, 30 ट्रिलियन डॉलर की है। चीन है दूसरी, 19 ट्रिलियन डॉलर की। जर्मनी 4 ट्रिलियन डॉलर की। और भारत 4.1 ट्रिलियन डॉलर की। तो ये ट्रिलियन डॉलर के अनुसार विश्व की अर्थव्यवस्था का आकार है। फिर बढ़ रही भारतीय आर्थिक की दृष्टि से, अच्छा भारत का जो, क्योंकि भारत अब जब चौथे ट्रिलियन के मामले में चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। तो यहाँ पर देखो बढ़ता जा रहा है। जहाँ 2014 में भारत का जो 2 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था थी, वर्तमान में कितने की है? ये 4 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बन गई है 2025 में। गन्ने का ये फेयर प्राइस मूल्य एफआरपी, तो गन्ने का है 2025-26 के लिए 355 रुपये मूल्य घोषित किया गया पर क्विंटल। ये पूछा जा सकता है। ये कब के लिए? 25-26 के लिए। फिर आगे देखते हैं ये खरीफ फसलों के, ये हमने वैसे देख लिया न्यूनतम समर्थन मूल्य किसका सबसे ज़्यादा बढ़ा किसका घटा, ये देख लिया है। गन्ने का, हाँ ये देख लिया है, ये देख चुके हैं, इसमें वो नहीं है। आरबीआई का जो, हाँ आरबीआई का जो सरकार, आरबीआई द्वारा सरकार को प्रदत्त लाभांश, आरबीआई को भी कुछ लाभ प्राप्त होता है। तो आरबीआई उसको उसका कुछ हिस्सा सरकार को दे देते हैं। किसको? भारत सरकार को। तो 2024-25 में आरबीआई ने को जो लाभांश के रूप में भारत सरकार को दिया वह दिया 2,68,990 करोड़ रुपए भारत सरकार को दिया। ये इंपॉर्टेंट है, पूछता है भारत में एफडीआई इक्विटी का अंतर प्रवाह, और यह है बिलियन डॉलर में। तो ये हम अलग अलग वर्ष देखते हैं। जैसे 2021 में जहां 59 बिलियन डॉलर था, 2022 में घटकर 46 बिलियन डॉलर है, 2023 में घटकर 44 बिलियन डॉलर है, और 2024 में कितना बढ़कर हो गया? 50 बिलियन डॉलर। यानी कि भारत में इतना 50 बिलियन डॉलर 2024 में प्राप्त हुआ एफडीआई। राज्यों के मामले में शीर्ष एफडीआई प्राप्त करता कौन है? तो सबसे बड़ा एफडीआई प्राप्त करता है महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक, फिर दिल्ली, फिर गुजरात। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ये राज्य एफडीआई को प्राप्त करने वाले। एफडीआई इक्विटी वाले शीर्ष देश, यानी कि सबसे ज़्यादा एफडीआई प्राप्त हुआ वैश्विक स्तर पर सिंगापुर को, पूरे विश्व का 30%, दूसरे पे मॉरिशस और तीसरे पे अमेरिका। एमएसएमई की जो नई अवधारणा है जो पेश की गई है उसमें ये है संशोधित
एमएसएमई 3 तरह के होते हैं, एक सूक्ष्म, लघु और मध्यम। उसमें निवेश करोड़ रुपए में और उनका टर्नओवर करोड़ रुपए में। अब हम केवल संशोधित को देखेंगे। तो सूक्ष्म सूक्ष्म एमएसएमई वो होंगे जिसमें 2.5 करोड़ रुपए का निवेश हो, लघु वे होंगे जिसमें 25 करोड़ रुपए का निवेश हो, और मध्यम 125 करोड़ वाले निवेश के होंगे। सूक्ष्म जिनका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए, लघु जिनका टर्नओवर 100 करोड़ रुपए और 500 करोड़ रुपए टर्नओवर वाले कैसे होंगे, मध्यम एमएसएमई की श्रेणी में आएंगे। और ये 1 अप्रैल से लागू हो गई। भारत में टेली डायनेस्टी, सबसे ज़्यादा टेली डायनेस्टी किसकी है? सबसे ज़्यादा टेली डायनेस्टी है दिल्ली की। और कितने प्रतिशत? 275%। फिर दूसरे नंबर पर हिमाचल, फिर केरल, फिर महाराष्ट्र, फिर राजस्थान और उत्तर प्रदेश की जो टेली घनत्व है 66% है। तो ये ध्यान रखना है उत्तर प्रदेश का। विश्व धन संप्रेषण में यानी कि जो रेमिटेंस होता है वो में कहाँ से आता है? धन संप्रेषण में प्रमुख उद्देश्यों का हिस्सा, यानी कि भारत को जो धन प्राप्त होता है रेमिटेंस, उसमें सबसे ज़्यादा 2023-24 के अनुसार अमेरिका से आता है, दूसरे नंबर पर संयुक्त अरब अमीरात, फिर यूनाइटेड किंगडम, फिर सऊदी अरब और फिर सिंगापुर से हम सबसे ज़्यादा रेमिटेंस प्राप्त करते हैं। भारत में 5 सबसे बड़े कर्जदार राज्य हैं। तो इनका कर्ज देखते हैं। सबसे बड़ा कर्जदार कौन है? तमिलनाडु, दूसरा मध्य उत्तर प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा पश्चिम बंगाल। उत्तर प्रदेश पे 7.7 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है, लेकिन पहले नंबर पे कौन है? तमिलनाडु। देश में कर्ज राज्य की जीडीपी अनुपात वाले राज्य, तो कर्ज जीडीपी अनुपात सबसे ज़्यादा किसका है? पश्चिम बंगाल का 39%, राजस्थान का और केरल का सेम है 37%, और फिर आंध्र प्रदेश का 34%। उत्तर प्रदेश का कर्ज जीडीपी, कर्ज कर नहीं, टैक्स नहीं, कर्ज, डेप्ट, कर्ज जीडीपी अनुपात है उत्तर प्रदेश का 30%। उप श्रेणी वाले राज्यों को वित्तीय सूचकांक, ये नीति आयोग ने एक वित्तीय सूचकांक जारी किया था। तो उसमें अचीवर श्रेणी, फ्रंट श्रेणी, परफॉर्मेंस श्रेणी और एस्पिरेशनल श्रेणी में विभाजित किया गया था। तो हमें ये देखना है कि पहले अचीवर श्रेणी में उड़ीसा प्रथम है, फ्रंट श्रेणी में महाराष्ट्र प्रथम है, अच्छा, और परफॉर्मेंस में तमिलनाडु और एस्पिरेंस में केरल। उत्तर प्रदेश की स्थिति देखते हैं कहाँ पर है। उत्तर प्रदेश इसमें दिखाई नहीं दे रहा हमें। उत्तर प्रदेश का स्थान वैसे तो 7वां है ओवरऑल, लेकिन फ्रंट रनर में ये दूसरे स्थान पर है। तो ये इम्पोर्टेंट है हमारे लिए। प्रस्तावित जो आयकर विधेयक है 2025, उसमें संशोधित संरचना क्या है? तो आयकर विधेयक पहला जो 1961 का, अब ये 2025 का, इसमें पहले में 47 अध्याय थे और इसमें 23 अध्याय यानी कि 24 अध्याय घटा दिए गए। पहले वाले में 819 धाराएं थे, इसमें घटा के 536 कर दी गई, यानी कि 283 धाराएं कम की गई। उसमें पहले में 14 अनुसूचियां थी, इसमें बढ़ाई गई है कितनी? 16, यानी कि 2 अनुसूची की वृद्धि की गई। और ये पूछेगा इसमें 880 पृष्ठ थे, इसमें 622 पृष्ठ थे, यानी कि 258 पेज कम किए गए। तो विश्व में सबसे ज़्यादा सैन्य व्यय खर्च करने वाले देश, तो जीडीपी के प्रतिशत रूप में हिस्सा यहाँ पर है, वैश्विक जीडीपी का। और ये उनके देश की जीडीपी का और ये वैश्विक हिस्सेदारी। पूरे विश्व का 37% सैन्य हिस्से पे खर्च करता है अमेरिका, और अपनी जीडीपी का 3.4%। दूसरे नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर रूस है, चौथे नंबर पर जर्मनी है और पांचवें नंबर पर भारत है। भारत 86 अरब यानी कि बिलियन डॉलर खर्च करता है अपना सैन्य बजट उसका, और उसकी जीडीपी का जो 86 बिलियन डॉलर है वह उसकी जीडीपी का 2-3% है। और पूरे विश्व का सैन्य मामले में, पूरे विश्व का जितना भी सैन्य पर खर्च होता है उसका 3.2% अकेला भारत खर्च करता है। तो ये सीपीआई यानी कि जो मुद्रास्फीति का अनुमान है वो 2025-26 के लिए है, और ये है हम चौथी तिमाही में देखेंगे। किसमें? चौथी तिमाही में। तो मुद्रास्फीति का जो चौथी तिमाही में ये है कितना है? 4.4, और ओवरऑल कितना है? 3.7 रही, यानी कि सीपीआई मुद्रास्फीति कंजू जो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक है उसके अनुसार। महत्वपूर्ण बैंकिंग दर ये हमने देख ली, इसको देखने की जरूरत नहीं है। ये देखते हैं
भारत में क्योंकि वित्तीय आयोग गठित कर दिया गया 16वां, तो भारत का पहला वित्तीय आयोग 1951 में केसी नियोगी की अध्यक्षता में और 1952 से 57 तक रहा। 14वां वित्तीय आयोग 2 जून 2013 को गठित किया गया और डॉक्टर वाई वी रेड्डी इसके अध्यक्ष थे और इसका जो क्रियान्वयन वर्ष था 2015 से 2020 तक। फिर 15वां जो वित्तीय आयोग है उसका गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया। एन के सिंह इसके अध्यक्ष थे और इसका जो समय था 2021 से 26 तक। 16वां जो वित्तीय आयोग है उसका गठन 31 दिसंबर 2003 को किया गया और प्रोफेसर अरविंद पनगाड़िया इसके क्या है अध्यक्ष हैं और इसका जो कार्यकाल रहेगा यानी कि समय रहेगी 2026 से 31 तक। ये इम्पोर्टेंट है, बाकी और चीज़ें हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ, अब 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष और सदस्य देखते हैं। 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद पनगाड़िया, सचिव ऋत्विक रंजनम पांडे, पूर्णकालिक सदस्य अजय नारायण झा, अनिजार्ज मैथ्यूज, रजनी राजाध्यक्ष, अंशकालिक सदस्य सौम्य क्रांति घोष इसकी अंशकालिक सदस्य है। ये इम्पोर्टेंट है। प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, तो सबसे ज़्यादा जो प्रति व्यक्ति आय है भारत में वो सिक्किम की है, दूसरे नंबर पे गोवा की, फिर दिल्ली की, फिर चंडीगढ़ की, ये प्रति व्यक्ति आय है। और फिर निम्न, ये तो सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति आए थे। अब भारत में सबसे कम प्रति व्यक्ति आय वाले राज्य कौन कौन से हैं? बिहार, बिहार के बाद उत्तर प्रदेश, झारखंड और मणिपुर। और उत्तर प्रदेश की जो प्रति व्यक्ति आय है 2023-24 में वह 93,514 रुपये है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, ये देख लिया कि सबसे ज़्यादा कम, ये तो देख लिया, इसमें कोई है नहीं। अब नीति आयोग के अनुसार गरीबी जो सूचकांक है उसके अनुसार देखते हैं, तो नीति आयोग ने 2022-23 में अखिल भारतीय गरीबी कितनी बताई? 11.28%। और शीर्ष गरीब राज्य कौन से हैं? बिहार, दूसरे पे झारखंड, फिर मेघालय और फिर उत्तर प्रदेश। और यानी कि 22.93% क्या है? गरीबी है उत्तर प्रदेश में। तो गरीबी के मामले में नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश का चौथा स्थान है। न्यूनतम गरीबी वाले राज्य केरल, गोवा, तमिलनाडु, सिक्किम है। कुल रोजगार में तीनों क्षेत्रों का हिस्सा, तो कुल रोजगार में कृषि यानी कि प्राथमिक क्षेत्र का हिस्सा 2022 में 45%, यानी कि 45% आबादी को रोजगार देता है। द्वितीय क्षेत्र यानी कि 25% आबादी को, और सेवा क्षेत्र 30% आबादी को रोजगार देता है। यानी कि अभी भी रोजगार देने के मामले में कृषि क्षेत्र काफ़ी स्थिति में बना हुआ है। आवधिक श्रम बल के जो आंकड़े हैं वो दिए गए हैं यहाँ पर, और ये 2023 और 24 के लिए। तो यहाँ पर पूछा जाता है, श्रम बल भागीदारी दर है 60.1%, श्रम जनसंख्या अनुपात है 58.2%, और बेरोजगारी दर है 3.2%। जहाँ बेरोजगारी दर ग्रामीण क्षेत्र में 2.5, जबकि शहरी क्षेत्र में उच्च बेरोजगारी दर है कितनी? 5.1 है, जबकि राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर कितनी? 3.2%। ये इम्पोर्टेंट है, पूछते हैं विभिन्न क्षेत्रों में कार्यशील जनसंख्या प्रतिशत के रूप में कर्ज। और ये 2023-24 के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पर 46% आबादी कृषि में, उद्योगों में 23 और उद्योगों की दो श्रेणी है, एक विनिर्माण उद्योग में 11 और निर्माण उद्योग में 12%, और सेवा क्षेत्र में 29% आबादी कार्यरत है। अब हम जो वन रिपोर्ट आई है 2023 की उसको देखते हैं, क्योंकि उससे इम्पोर्टेंट है। तो अति सघन वन है भारत में 3.12% हिस्से पर अति सघन वन है। सामान्य सघन वन 9.36 और खुले वन 9.28%। ये भारत में क्या है? वन है। इस तरह से प्रतिशत के आधार पर शीर्ष 5 वन आवरण वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश परसेंटेज पर के आधार पर है, यानी कि प्रतिशत के आधार पर। तो लक्षद्वीप पहले स्थान पर है, वन आवरण वाले राज्य की बात कर रहा है, राज्यों के शासित। फिर मिजोरम है, फिर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, फिर मेघालय। नेक्स्ट देखते हैं, शीर्ष 5 वनावरण क्षेत्रधारी राज्य, वह तो प्रतिशत के मामले में था, और यह क्षेत्रफल के, देश के कुल क्षेत्रफल में राज्यों का क्षेत्रफल।
यानी कि मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पे, अरुणाचल दूसरे पे, छत्तीसगढ़ तीसरे पे और उड़ीसा चौथे पे। फिर 5 न्यूनतम वन आवरण क्षेत्रफल वाले राज्य, हरियाणा, पंजाब, गोवा, सिक्किम। फिर क्षेत्र प्रतिशत क्षेत्र के आधार पर न्यूनतम वनावरण वाले राज्य, तो हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और उत्तर प्रदेश पर वनावरण कितना है 6.24%। प्रतिशत के आधार पर शीर्ष वन आवरण क्षेत्र वाले राज्य, मिजोरम प्रथम, अरुणाचल दूसरा, मेघालय तीसरा, मणिपुर चौथा। फिर नेक्स्ट देखते हैं वृक्षावरण वाले मामले में कौन है, क्षेत्रफल के मामले में सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में, फिर राजस्थान में, फिर उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश में। अब ये कुछ वो जो, हाँ ये हमने देख लिया। वैसे ये आरक्षित वन अनारक्षित वन ये नहीं दिखते, इसको ये नहीं है। हाँ, बांस के क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा बांस का क्षेत्रफल मध्य प्रदेश में, फिर अरुणाचल में, महाराष्ट्र में, उड़ीसा में। और भारत में कितना बांस का टोटल क्षेत्रफल 15,54,1,54,690 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है बांस का भारत में। और शीर्ष वन अभिलेखित वन क्षेत्रधारी राज्य कौन है, सबसे ज्यादा अभिलेखित वन मध्य प्रदेश में, फिर महाराष्ट्र में, फिर उड़ीसा में और फिर छत्तीसगढ़ में। प्रतिशत के आधार पर वृक्षावरण क्षेत्रफल वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, ये चंडीगढ़, दिल्ली, चंडीगढ़ पहले पे, दिल्ली दूसरे पे, केरल तीसरे पे, गोवा चौथे पे। मैंग्रोव का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में, फिर दूसरे पे गुजरात है, तीसरे पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह, फिर आंध्र प्रदेश है। और भारत में कुल मैंग्रोव का क्षेत्रफल है 4,991 वर्ग किलोमीटर। भारत में मैंग्रोव वन है। भारत में वनावरण और वृक्षावरण देखते हैं, और खासकर हमें इनका जो क्षेत्रफल है वो देखना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो भारत में, और ये 2023 की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार है, भारत में जो वन आवरण यानी कि फॉरेस्ट कवर, और यह वृक्षावरण यानी कि ट्री कवर, तो वन आवरण जो है वह 21.76% है, और वृक्षावरण है 3.41% है। और भारत में कुल वन आवरण और वृक्षावरण है 8 लाख, कितना है 8,82,27,8 लाख, अच्छा 8,27,354, 8,27,356 वर्ग किलोमीटर कुल वनावरण और वृक्षावरण है। और जो प्रतिशत की दृष्टि से 25.17% है। और झाड़ियाँ कितनी है 1.33%, और गैर वन कितनी है, ये है 73%। तो ये इंपॉर्टेंट है, परसेंटेज के रूप से पूछता है। भारत में कार्बन स्टॉक वाले राज्य, सबसे बड़ा कार्बन स्टॉक किसके पास है भारत में, अरुणाचल प्रदेश के, दूसरे में मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर महाराष्ट्र। ये कार्बन स्टॉक के मामले में प्रति व्यक्ति कार्बन स्टॉक की दृष्टि से शीर्ष राज्य और संघ शासित क्षेत्र, जम्मू कश्मीर पहले स्थान पे, सिक्किम दूसरे पे, हिमाचल तीसरे पे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह चौथे पे। वन और वृक्षावरण की वृद्धि वाले शीर्ष राज्य, तो सबसे ज्यादा वृद्धि हुई छत्तीसगढ़ में, यानी कि वन में भी और वृक्षावरण की कुल वृद्धि। फिर दूसरे पे उत्तर प्रदेश, फिर उड़ीसा, फिर राजस्थान। और उत्तर प्रदेश में कितनी वृद्धि हुई, टोटल वृद्धि हुई 559 वर्ग किलोमीटर। वन और वृक्षावरण के ह्रास वाले राज्य, सबसे ज्यादा नुकसान मध्य प्रदेश को, फिर कर्नाटक, फिर लद्दाख और फिर नागालैंड। इन वनावरण में वृद्धि वाले राज्य, सबसे ज्यादा वनावरण में वृद्धि हुई मिजोरम में, फिर गुजरात में, फिर उड़ीसा में, फिर कर्नाटक में। फिर वन आवरण में ह्रास वाले राज्य, तो सबसे ज्यादा वन आवरण में किस में ह्रास हुआ, और यह क्षेत्रफल के मामले में मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और त्रिपुरा। तो एक तो वन आवरण की वृद्धि होती है क्षेत्रफल के मामले में, और एक होती है, यानी कि कोई भी हम वन से संबंधित जो देख रहे हैं डाटा, उसमें क्षेत्रफल और प्रतिशत दो अलग अलग कैटेगरी उनको देख रहे हैं, तो उसी में अलग अलग पूछते हैं। देश के प्रमुख जो महानगर है, मेजर सिटी है, मेजर मेगा सिटी का वन आवरण क्षेत्रफल के अनुसार, तो सबसे ज्यादा जो वन आवरण है वह है दिल्ली का। कितना, दिल्ली का कितना है 194,
194 वन आवरण है वर्ग किलोमीटर। दूसरे नंबर पे कौन है? दूसरे नंबर पे है मुंबई 110। और फिर तीसरे नंबर पे कौन है? 89। कौन है? बेंगलोर। और फिर कौन है? हैदराबाद। ये हमारे मेजर सिटी हैं। वनावरण में शीर्ष 10 की वृद्धि वाले 5 राज्य। तो एक दशक में सबसे ज़्यादा वृद्धि किसमें हुई? सबसे ज़्यादा वृद्धि हुई आंध्र प्रदेश में, फिर केरल में, फिर कर्नाटक में, फिर तमिलनाडु में। प्रतिशत की दृष्टि से वनावरण में शीर्ष 10 की वृद्धि वाले राज्य और केंद्र शासित प्रदेश। तो सबसे ज़्यादा वृद्धि लद्दाख में, फिर चंडीगढ़ में, फिर केरल में, फिर आंध्र प्रदेश में। वृक्षावरण में शीर्ष 10 की वृद्धि वाले राज्य और यूटी। फिर महाराष्ट्र पहले स्थान पे, फिर छत्तीसगढ़, राजस्थान, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश के कुल कितनी वृद्धि हुई एक दशक में वृक्षावरण में? 2055 वर्ग किलोमीटर। वृक्षावरण में शीर्ष 10 के वृद्धि वाले 5 राज्यों का प्रतिशत। देखो कहीं प्रतिशत होता है, कहीं क्षेत्रफल, बस दो ही आंकड़े होते हैं, एक प्रतिशत का और क्षेत्रफल का। तो यहाँ पर मिजोरम प्रथम, चंडीगढ़ दूसरा, छत्तीसगढ़ तीसरा, अरुणाचल प्रदेश चौथा स्थान पर। विश्व में जो वनधारी जो देश है उनको देखते हैं। सबसे ज्यादा वनधारी भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से रूस के पास है। रूस के पास विश्व का 20% वन है पूरे विश्व का। ब्राजील के पास पूरे विश्व के 12% वन है। कनाडा के पास पूरे विश्व के 9% वन है। और यूएसए के पास 8% वन है। अगर उनके भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत देखें तो इस मामले में सबसे ज्यादा किसके पास है? ब्राजील के पास 59%। ये हमने देख लिया। एक बार और देखते हैं 2023 की 23-21 की रिपोर्ट का तुलना करते हैं। 2021 की रिपोर्ट है वो इसकी वन आवरण की, और ये है 2023 की। तो कुल वन और कुल वृक्षावरण जहाँ 2021 में 24.62% था, यहाँ पर 25.17% यानी कि वृद्धि हुई। वन आवरण जहाँ यहाँ पर 21.71% था, यहाँ पर घटा, यहाँ पर भी बढ़ा 21.76%। वृक्षावरण यहाँ पर 2.91% था, यहाँ पर बढ़कर 3.41% है। मैंग्रोव का यहाँ पर 4,999 वर्ग किलोमीटर था, यहाँ पर यह घटा है और 4,992 वर्ग किलोमीटर है। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। विश्व के शीर्ष वनाच्छादन प्रतिशत वाले देश। तो सबसे ज्यादा वनाच्छादन किसमें है? सूरीनाम में 98%, फिर माइक्रोनेशिया में 91%, फिर गैबन में 90, सेशेल्स में 88। ये इम्पोर्टेंट है। वनावरण वाले राज्य यानी कि 3 ऐसे टाइगर रिजर्व जिनमें वनावरण का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो नागा अर्जुन सागर सिलेम आंध्र प्रदेश में, उसका वनावरण पूरे भारत में सबसे अधिक है। फिर सिमलीपाल दूसरे पर, सिमलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। और ये टाइगर रिजर्व है। और इंद्रावती कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, तीसरे स्थान पे। वनावरण प्रतिशत वाले टाइगर राज्य, ये तो था किसमें? क्षेत्रफल की दृष्टि से, यानी कि किसी टाइगर जो रिजर्व है उसमें वनों का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा किसमें है? नागार्जुन में। लेकिन प्रतिशतता की दृष्टि से पक्के टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश पहले स्थान पे है, अचानक मार छत्तीसगढ़ दूसरे स्थान पर, सिमलीपाल उड़ीसा तीसरे स्थान पे, और काली कर्नाटक चौथे स्थान पे, और डंपा मिजोरम में 5वें स्थान पर। पक्का जो टाइगर रिजर्व है उसका 96% क्या है? वो वनों से आवृत है, यानी कि वन आवरण हुआ वहाँ पर काफी ज्यादा। तो शीर्ष 3 वन आवरण वाले क्षेत्र वाले जिले, तो उत्तर प्रदेश का देख रहे हैं। अब यहाँ पर वन आवरण का क्षेत्रफल देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं? क्षेत्रफल। तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल किसका है? सोनभद्र जिले का, दूसरे स्थान पर खीरी का, तीसरे स्थान पर मिर्जापुर का। फिर यहाँ पर वन, ये हमने वन आवरण का क्षेत्रफल देखा, और इधर देखेंगे वन आवरण का प्रतिशत। हाँ, अब यहाँ से सही देखो, ये वन आवरण का क्षेत्रफल है। ये वन आवरण का क्षेत्रफल है, यहाँ पर ये क्षेत्रफल है ये वाला। और यहाँ पर भी वन आवरण का क्षेत्रफल है। यहाँ पर वन आवरण का प्रतिशत है, और यहाँ पर भी वन आवरण का प्रतिशत है।
यहाँ पर ये शीर्ष है, यहाँ पर ये न्यूनतम है, यहाँ पर ये शीर्ष है, ये न्यूनतम। तो शीर्ष वन आवरण क्षेत्रफल वाले जो जिले हैं उत्तर प्रदेश में, सोनभद्र प्रथम स्थान पर, खीरी दूसरे स्थान पर, मिर्जापुर तीसरे स्थान पर। और न्यूनतम वन क्षेत्रधारी जो जिले हैं तो संत कबीरनगर यानी कि भदोही, फिर मऊ और फिर संभल। शेष वन आवरण प्रतिशत वाले जिले सोनभद्र, चंदौली, श्रावस्ती। और न्यूनतम वन प्रतिशत वाले जिले कौन से हैं? संभल, संत कबीर नगर यानी कि भदोही और फिर मैनपुर। ये उत्तर प्रदेश से संबंधित है, जहाँ से प्रश्न बनता है। वैसे तो हमने ये देख लिया रिपोर्ट इसकी, इसमें हमें आवश्यकता नहीं। इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं के शीर्ष निर्यातक राज्य, सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का निर्यात करता है तमिलनाडु, फिर कर्नाटक, फिर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र। और यह पूरे भारत का उत्तर प्रदेश कितना 15% इलेक्ट्रॉनिक्स जो वस्तु है उसका निर्यात करता है। अब पर्यटन के मामले में देखते हैं, और ये जो पर्यटन की वो है, ये 2023 के पर्यटन के मामले में, तो भारत में विदेशी पर्यटकों का आगमन कितना हुआ? भारत में विदेशी पर्यटकों का जो आगमन हुआ है वह 9.5 मिलियन हुआ। और विदेशी जाने वाले भारतीय नागरिक कितने हैं? यह है 27.8 मिलियन, यानी कि भारत से बाहर लोग ज़्यादा जा रहे हैं, भारत में कमा रहे हैं। तो राज्य और सभी राज्यों संघ राज्यों क्षेत्रों के घरेलू पर्यटकों की संख्या कितनी है? वह 2510 मिलियन है। यानी कि कुछ पर्यटक ऐसे जो भारत में घूम रहे हैं, तो भारत में सब कितने घूम रहे हैं? यानी कि 2510 मिलियन भारत में घूम रहे हैं। अच्छा, पर्यटन से हमें कितने पैसे प्राप्त हुए? और पर्यटन से अनुमानित विदेशी मुद्रा की आय भारतीय रुपए में, यानी कि भारतीय रुपए में हमें पर्यटन से 2,31,927 करोड़ रुपए प्राप्त हुए। और विश्व पर्यटन प्राप्ति में भारत का हिस्सेदारी कितना है पूरे विश्व में? यानी कि 2.21% प्राप्ति हुई है वैश्विक स्तर पर। यानी कि पूरे विश्व में जितना भी पर्यटन से प्राप्त हुआ उसका 2.1 हिस्सा भारत को प्राप्त हुआ। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन की संख्या कितनी है? यानी कि पूरे वैश्विक लेवल पर जो पर्यटक घूम रहे हैं उनकी संख्या 1.3 बिलियन है। यानी कि लगभग भारत की जितनी आबादी है, क्योंकि भारत की आबादी तो 1.4 बिलियन है, तो 1.3 आबादी पर्यटक के रूप में पूरे विश्व में भ्रमण कर रही है। और अंतर्राष्ट्रीय प्राप्तियां कितनी है पर्यटन से? वो है $1.5 ट्रिलियन। और इतनी बड़ी इकोनॉमी किसकी है? यह इकोनॉमी इतनी बड़ी किसकी होगी? जैसे छोटे जो देश है, क्योंकि भारत की जीडीपी कितनी की $60 ट्रिलियन की, और ये है $1.5 ट्रिलियन। अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन आगमन में भारत का हिस्सा कितना है? यानी कि भारत का जो हिस्सा है वह 1.5% है। विश्व पर्यटन आगमन में भारत का स्थान कितना है? यह यानी कि 17वें स्थान पर है पर्यटन की दृष्टि से भारत। अब भारत में जो, हाँ ये देखते हैं, देश का पर्यटन क्षेत्र किसी भी देश का शीर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आय प्राप्ति वाले देश, यानी कि पर्यटन जो सेवा क्षेत्र है उसमें सबसे ज़्यादा आय किसको प्राप्त होती है पूरे विश्व में? यूएसए को, फिर स्पेन को, फिर यूके को। भारत में शीर्ष 4 विदेशी पर्यटक आगमन वाले राष्ट्र, यानी कि सबसे ज़्यादा जो भारत में आते हैं वो बांग्लादेश से आते हैं, फिर यूएसए से आते हैं, फिर यूके से, फिर ऑस्ट्रेलिया से। इनका प्रतिशत भी आपको पता होना चाहिए, खासकर 22% बांग्लादेश से, यूएसए से 17, यूके से 9 और ऑस्ट्रेलिया से 4। शीर्ष 4 अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक आगमन वाले राष्ट्र, तो शीर्ष 4 अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सबसे ज़्यादा पर्यटक कहाँ आते हैं? फ्रांस में, फिर स्पेन में, फिर यूएसए में। शीर्ष 4 विदेशी पर्यटक आगंतुक वाले राज्य, तो सबसे ज़्यादा जो विदेशी पर्यटक घूमने के लिए आते हैं वो महाराष्ट्र में आते हैं, फिर गुजरात में आते हैं, फिर पश्चिम बंगाल में, फिर दिल्ली में। अगर किसी स्मारक को देखने के लिए, तो सबसे ज़्यादा जो विदेशी पर्यटक आते हैं भारत में ताजमहल को देखने के लिए आते हैं, फिर कुतुब मीनार को, फिर आगरा के किले को और हुमायूं के मकबरे को। शीर्ष 4 घरेलू पर्यटक आकर्षित करने वाले राज्य, सबसे ज़्यादा जो भारतीय अपने देश में घूमते हैं, तो सबसे जो घूमने के लिए आते हैं भारत के लोग सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में, फिर तमिलनाडु दूसरे स्थान पर, फिर कर्नाटक, फिर आंध्र प्रदेश। और जो 3 शीर्ष भारतीय नागरिकों के प्रस्थान गंतव्य वाले स्थान, यानी कि भारतीय सबसे ज़्यादा विदेशों में कहाँ घूमने जाते हैं? संयुक्त अरब अमीरात में, फिर सऊदी अरब में, फिर यूएसए में। तो ये पूछता है, इम्पोर्टेंट है। टेली घनत्व तो हमने देख लिया, इसकी कोई आवश्यकता नहीं, फरवरी 2000 के आंकड़े हैं, ये हमने देख लिया। फिर भी एक बार देख लेते हैं, क्योंकि
टेलीफोन का घनत्व जो भारत में है वह है 84.85%। ग्रामीण क्षेत्र में 58.48%, काफ़ी कम है, जबकि शहरी क्षेत्र में 132% टेली घनत्व है। ये इम्पोर्टेंट है। भारत में शीर्ष 5 यानी कि राष्ट्रीय जो राजमार्ग हैं उनकी लंबाई वाले शीर्ष 5 राज्य। सबसे अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई महाराष्ट्र में, फिर उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पे, राजस्थान तीसरे, मध्य प्रदेश चौथे, आंध्र प्रदेश पांचवें। उत्तर प्रदेश में 12,123 वर्ग किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग है। शेष 5 रेलवे नेटवर्क वाले देश। सबसे ज़्यादा रेलवे नेटवर्क विश्व में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क किसका है? यूएसए का, फिर चीन का, फिर रूस का, भारत स्थान चौथा और पांचवें पर कनाडा है। तो ये इम्पोर्टेंट है। भारत में मेट्रो रेल परियोजनाएं। सबसे पुरानी मेट्रो रेल परियोजना भारत की कौन सी है? कोलकाता की। नवीनतम मेट्रो रेल प्रणाली कौन सी है? आगरा मेट्रो। सबसे बड़ी मेट्रो रेल नेटवर्क किसका है? दिल्ली मेट्रो का। सबसे छोटा मेट्रो रेल प्रणाली किसकी है? आगरा की। व्यस्तम मेट्रो कौन है सबसे ज़्यादा भारत में? दिल्ली मेट्रो। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब हम विद्युत उत्पादन में देखते हैं, विद्युत उत्पादन में क्या स्थिति है। तो तापीय विद्युत उत्पादन ये हम देख रहे हैं कब का? यानी कि 2025 के लिए। तो सबसे ज़्यादा तापीय उत्पादन है भारत में, जितनी भी विद्युत का उत्पादन होता है उसका हमें 52.73% हिस्सा तापीय ऊर्जा से प्राप्त होता है। यानी कि तापीय ऊर्जा में कोयले की ऊर्जा से 45%, लिग्नाइट से 1.4%, और गैस से भी जो बिजली बनती है वो कितनी बनती है? 5.3%। और फिर नाभिकीय यानी कि 1.75% जो हमें प्राप्त ऊर्जा होती है यानी कि विद्युत, वो परमाणु ऊर्जा से। नवीनीकरण ऊर्जा यानी कि 45% ऊर्जा हम किससे बना रहे हैं? नवीनीकरण ऊर्जा से, जिसमें इसका लघु जल विद्युत परियोजनाओं का हिस्सा कितना? 1.9%। और जो बड़ी लघु जल विद्युत परियोजना उनका हिस्सा 10%। यानी कि जल विद्युत से हमें कितनी बिजली प्राप्त होती है? 11%। पवन ऊर्जा से 10%, सौर ऊर्जा से 21%, बायोमास से 2.44%, बायोमास ऊर्जा या गैसिफिकेशन से 2.3%, और जो अपशिष्ट है उससे 0.14% बिजली हम अपशिष्ट से बना रहे हैं। तो इस तरह से अब यानी कि विद्युत उत्पादन क्षेत्रवार स्थापित क्षमता सबसे ज़्यादा किसकी है? यानी कि केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र की 46%। यानी कि जो बिजली उत्पन्न बन रही है उसमें सार्वजनिक क्षेत्र का हिस्सा 46% है, जिसमें केंद्रीय क्षेत्र का हिस्सा 22% है, और राज्यों का हिस्सा 23% है, और निजी क्षेत्र 53% विद्युत उत्पादन कर रहा है। यानी कि निजी क्षेत्र ज़्यादा उत्पादन कर रहा है और सार्वजनिक क्षेत्र कम उत्पादन कर रहा है। अब कुछ भारत में अनुमोदित है क्या परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो वो कहाँ कहाँ पर बन रहे हैं उनको देखेंगे। बनने वाले देखें, महाराष्ट्र के जैतपुर में भी परमाणु रिएक्टर लगेगा, और आंध्र प्रदेश के कोरडा में। जैतपुर में जो परमाणु रिएक्टर लगेगा वो फ्रांस के सहयोग से। कोरडा में आंध्र प्रदेश के जो लगेगा वो अमेरिका के सहयोग से। गुजरात के मीठी वर्दी में जो लगेगा यूएसए के सहयोग से। पश्चिम बंगाल में जो रिएक्टर लगेगा वह हरिपुर नामक स्थान पर रूस के सहयोग से। और मध्य प्रदेश के जो भीमपुर स्थान है वह स्वदेशी रिएक्टर लगेगा जिसका नाम है प्रेशराइज हैवी वाटर रिएक्टर, यह लगेगा मध्य प्रदेश में। अब हम अक्षय ऊर्जा में से विद्युत उत्पादन वाले शीर्ष देश देखते हैं। तो अक्षय ऊर्जा का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, दूसरे नंबर पर अमेरिका है, तीसरे पे ब्राज़ील है, चौथे पर कनाडा है, और अक्षय ऊर्जा के उत्पादन के मामले में भारत का स्थान 5वां। इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। विश्व में सबसे ज़्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन करने वाला, सौर ऊर्जा संस्थापित क्षमता वाला राज्य कौन है? राजस्थान, दूसरे पे गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र। तो ये सौर ऊर्जा के। फिर पवन ऊर्जा संस्थापित क्षमता वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे बड़ा गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर कर्नाटक है। नेक्स्ट देखते हैं, भूतापीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन करने वाले शीर्ष राज्य कौन से हैं? देश सबसे ज़्यादा ऊर्जा उत्पादन करता है यूएसए भूतापीय ऊर्जा से, फिर इंडोनेशिया, फिर तुर्की। भूतापीय ऊर्जा से संस्थापित क्षमता वाले राज्य कौन कौन से हैं? अच्छा, ये भी देश है, यह यूएसए, इंडोनेशिया, फिलीपींस है। तो ये हमने सारे आंकड़े देखे, और इसमें हमने जनसंख्या है,
खनिज है, एग्रीकल्चर है, कृषि है, ये सारे आंकड़े देखें। और यह हमारी आर्थिकी की आज ये दूसरी क्लास थी। अब एक क्लास बच गई केवल बजट और आर्थिक समीक्षा की। कुल 3 क्लासें हुई आर्थिकी से संबंधित, आर्थिकी 2025 से। और इसका संदर्भ परीक्षा वाणी जो बुक है वो है। पहली क्लास आर्थिक संकेतों की, दूसरी क्लास यानी कि आज की क्लास एग्रीकल्चर, खनिज संसाधन, अवसंरचना और जनसंख्या थे। तीसरी जो क्लास है वह बजट और इकोनॉमी सर्वे पे है, जिसमें भारत और उत्तर प्रदेश का बजट है। तो इन सभी क्लासों की आप पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और करंट हमने पहले करा दिया था। एक पहल शुरू जो की गई थी वह थी MRT 300, और MRT 300 के अंतर्गत 300 थीम को सिलेक्ट किया गया था। 300 थीम वे थीम है जो पिछले 25-30 वर्षों में लोक सेवा आयोग सबसे ज़्यादा रिपीट कर रहा है। और इन 300 थीम में कंप्लीट जीएस हमने 25 घंटे में कराई है, 25 से अधिक घंटे में होगी। और इस 25 घंटे में आपको कंप्लीट जीएस से 72 प्लस क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। इसकी जो वो वीडियो क्लास है, टोटल 12 वीडियो क्लास है जो यूट्यूब पे पड़ी है, उसमें प्लेलिस्ट बनी, वहाँ पर आप जाएंगे तो MRT 300 70+ % वाली सीरीज के नाम से है, वहाँ से जाके आप उसको पढ़ सकते हैं, कई बार रिवाइज कर सकते हैं। वहाँ से आपको 70 से अधिक क्वेश्चन आराम से मिल जाएंगे। तो ये क्लास यहीं पर समाप्त होती है।